नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा साथियों। उसमें उनकी राजधानी, उनके महत्वपूर्ण क्षेत्र और आप इसमें इस वीडियो में पढ़ेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे साथियों कि इन 16 महाजनपदों में मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ और मगध पर शासन करने वाली सत्ता कौन कौन सी थी और कौन से शासकों ने इस पे लगातार अलग अलग समयों पर उन्होंने शासन किया, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है साथियों पहला शासक वंश जिसका नाम था हर्यक वंश। तो आज हम लोग इस वीडियो में हर्यक वंश और उसके बाद कौन कौन से वंशों ने इस मगध राजवंश पर शासन किया और उन्होंने कैसे अपने शासक सीमा को विस्तार किया उसके बारे में जानेंगे। आप पढ़िए दोस्तों। हर्यक वंश 544 बीसी से लेकर 412 ईसा पूर्व या 544 बीसी से 412 बीसी तक। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप याद रखेंगे हर्यक वंश के प्रथम शासक जिनका नाम बिंबिसार था। इन्होंने मगध को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा बिंबिसार किस वंश के थे, तो आप हर्यक वंश याद रखेंगे साथियों। पहला वंश हर्यक वंश था जिसने मगध पर शासन स्थापित की। राजा बिंबिसार का शासन कब से कब तक चला, तो उन्होंने 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक उन्होंने शासन किया। जैन साहित्य में बिंबिसार को कहा जाता है श्रेणिक कहा जाता है साथियों। बिंबिसार ने किस अंग राजा को पराजित कर उसके राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था, तो अंग राजा ब्रह्मदत्त को उन्होंने हराया साथियों और उनके साम्राज्य को मगध ने पहले महाजनपद अंग को अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल हुए और उन्होंने इसका अपने मगध का विस्तार प्रारंभ किया। तो ये थे। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें इसमें और जानते हैं साथियों। बिंबिसार के पश्चात मगध साम्राज्य पर कौन शासक बना, तो आप ध्यान दीजिए। बिंबिसार के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु साथियों 492 से 460 ईसा पूर्व में इन्होंने शासन सत्ता संभाली। अजातशत्रु को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो हम अजातशत्रु के बारे में पढ़ें साथियों कि अजातशत्रु ने किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो इन्हें एक कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, ध्यान दीजिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हर्यक वंश के किस शासक के शासन काल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासन काल में। इन्हीं अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है साथियों और उनके इसी महापरिनिर्वाण के बाद कुछ ही वर्षों के बाद अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है साथियों। अजातशत्रु मगध के उस समय शासक थे। सर्वप्रथम किसने पाटलिपुत्र की अंतः शक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ, उसे अजातशत्रु ने पहचाना। पाटलिपुत्र के बारे में आगे महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं दोस्तों। अगला है महत्वपूर्ण, अजातशत्रु के बाद मगध साम्राज्य का शासक कौन बना। ध्यान दीजिए साथियों, अजातशत्रु के बाद उदयन या उदयन या उदयभद्र, तो ये महत्वपूर्ण शासक उनके बाद बनते हैं। तो पहले बिंबिसार थे, फिर अजातशत्रु थे, फिर उदयन या उदयभद्र मगध के शासक बने साथियों। उदयन या उदयभद्र का शासन काल 460 से 444 ईसा पूर्व रहा। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी, तो उनके पुत्र उदयन या उदयभद्र ने उनकी हत्या कर दी थी। हर्यक वंश में वह कौन सा शासक है जो पितृहंता कहलाता है? ध्यान दीजिए साथियों, ये शासक वंश पितृहंता वंश भी कहलाता है क्योंकि पिता को मारकर शासन सत्ता संभालने वाला ये शासक वंश थे। इसमें उदयन और उदयभद्र ने अजातशत्रु को मारकर शासन सत्ता संभाली थी।
तो आप इस बात को भी आप याद रखेंगे साथियों। चलिए आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए दोस्तों, गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने करवाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लें दोस्तों। पाटलिपुत्र को स्थापना कराया और उसकी राजधानी किसने बनाया? लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये गंगा और सोन नदियों के संगम पर ये उपस्थित पाटलिपुत्र आज के समय में पटना है साथियों। इसी को किसने बसाया और किसने इसे अपनी राजधानी बताया? तो उन्होंने उदयन या उदयभद्र थे दोस्तों। हर्यक वंश के तीसरे शासक उदयन या उदयभद्र ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था साथियों, याद रखिए। उन्होंने ही इसको स्थापित कराया और उन्हें अपनी राजधानी बनाया। हर्यक शासक उदयन किस मत का अनुयायी था? ध्यान दीजिए साथियों, इस समय जैन और बौद्ध धर्म के चल रहे थे, तो ये जैन धर्म का मतानुयायी था दोस्तों। ठीक है, तो जैन धर्म को मानने वाला ही हर्यक वंश का उदयन या उदयभद्र था दोस्तों। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ध्यान दीजिए साथियों, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। पुराणों में नागदशक को क्या कहा जाता है? दर्शक कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे हर्यक वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक जिनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो बिंबसार, आपने देखा बिंबसार, अजातशत्रु और उदयन। अजातशत्रु के ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण होता है दोस्तों। उसी समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। उदयन के समय में याद रखेंगे उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी महत्वपूर्ण राजधानी बनाया और उसे बसाया। तो ये आप 2-3 बातें महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखेंगे साथियों। एग्जाम में लगातार इन पर क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट बातें हम लोग पढ़ते हैं। अगला वंश है दोस्तों शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश ने अपना शासन चलाया दोस्तों। मगध को ही इन्होंने भी अपनी राजधानी बनाया और वहीं पर इन्होंने अपना शासन सत्ता शुरुआत की। हर्यक वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य पर किस नवीन राजवंश की स्थापना हुई थी साथियों? तो वो शिशुनाग वंश था। हर्यक वंश के पतन हुआ, शिशुनाग वंश ने अपनी शासन सत्ता प्रारंभ की। शिशुनाग का शासन कब से कब तक रहा दोस्तों? तो 412 से 394 BC तक उन्होंने अपनी शासन सत्ता चलाई। गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया? महत्वपूर्ण बात याद रखें दोस्तों, गिरिव्रज के बाद दूसरी राजधानी मगध की वैशाली बनी, उसे बनाने वाला शिशुनाग वंश था दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, शिशुनाग वंश ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी शिशुनाग ने बनाया। शिशुनाग के पश्चात शिशुनाग वंश का शासक कौन बना? महत्वपूर्ण शासक काला शौक था दोस्तों। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी चाहिए साथियों, इन पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखें साथियों, है पुराणों में काला शोक को क्या कहा गया है? तो काकवर्ण कहा गया है पुराणों में। बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति, याद रखें साथियों, बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति का आयोजन काला शोक के शासन काल में हुआ था। ये शिशुनाग वंश के शासक थे। पहली संगीति आपने देखा अजातशत्रु के शासन काल में, दूसरी संगीति आपने देखा काला शोक के शासन काल में हुई साथियों। काला शोक का शासन कब से कब तक? तो 366 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक दोस्तों नंदीवर्धन या महानंदिन थे दोस्तों। शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी का शासन काल कब तक चला? तो ये 344 ईसा पूर्व तक या BC तक इनका शासन काल चला था शिशुनाग वंश का। अगले वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं साथियों। अगला वंश है नंद वंश, महत्वपूर्ण वंश है। इसी वंश के बाद साथियों मगध पर चंद्र मौर्य वंश का शासन प्रारंभ होता है। तो नंद वंश के बारे में भी आप जाने साथियों, 344 से लेकर 324-23 ईसा पूर्व या BC तक इन्होंने नंद वंशों ने मगध पर शासन किया साथियों। शिशुनाग वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस राजवंश की स्थापना हुई साथियों? तो वो नंद वंश की स्थापना हुई थी।
नंद वंश की स्थापना किसने की थी साथियों? डबल स्टार लगाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट आपको नोट कराए जा रहे हैं उन पर विशेष ध्यान देंगे दोस्तों, उन पर लगातार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो महापद्मनंद थे दोस्तों। महापद्मनंद को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो उन्हें उग्रसेन नाम से भी जाना जाता है। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? यही घनानंद थे दोस्तों, जिनको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य साथियों मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, जिसके आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यूनानी लेखकों के द्वारा घनानंद को क्या नाम दिया गया है? तो यूनानी लेखकों ने अग्रमीज या उग्रसेन कहा गया है, क्योंकि साथियों घनानंद के शासन काल में ही सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण होता है। उसे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। ध्यान दीजिए साथियों, ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज या जैनरमीज कहा गया है? तो अग्रमीज या जैनरमीज घनानंद को कहा गया है। महत्वपूर्ण तथ्य साथियों, नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा गया है। महाबोधि के अनुसार इनके नाम कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए, नवनंदों के बारे में अगर आप ध्यान देंगे साथियों तो उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाक, राणक, तत्सिद्धक, कैवर्त और घनानंद। अंतिम शासक घनानंद थे, जिनके शासन काल को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना होती है साथियों। चलिए आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जान लेते हैं। सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी साथियों, आप ध्यान से पढ़िएगा, आपकी तैयारी यहीं से अच्छी हो जाएगी। अब महत्वपूर्ण बात यह है, बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल आप शॉर्टकट में देख लें दोस्तों। तो पहला वंश किसने था जिसने मगध वंश पर शासन सत्ता संभाली साथियों? तो वो थे हार्यक वंश। याद रखेंगे 544 से 412 BC साथियों। अब इसमें कौन कौन से शासकों ने शासन किया साथियों? तो पहले थे बिंबिसार, दूसरे थे अजातशत्रु, उसके बाद उदयन या उदयभट्ट और इनके उत्तराधिकारियों ने मिलकर 412 ईस्वी BC तक इन्होंने शासन किया साथियों। हर्यक वंश के बारे में याद रखेंगे। अगला वंश अगर आप देखेंगे साथियों तो अगला वंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बारे में कहते हैं दोस्तों कि 412 से 344 BC तक इन्होंने शासन किया। मात्र 2 शासक महत्वपूर्ण हैं, शिशुनाग और कालाशोक, काकवण या कालशोक। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, शिशुनाग और कालाशोक, और इनके 10 पुत्रों ने 344 BC तक शासन सत्ता को संभाले रखा। अगला जब वंश पढ़ेंगे साथियों तो वो है नंद वंश, 344 से 321 BC में। इसमें 2 शासक महत्वपूर्ण, महापद्मनंद, उग्रसेन तथा उनके 8 पुत्र, जिनमें घनानंद शामिल थे। 321 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। तो ये नंद वंश, 3 महावंश, 3 वंशों ने मगध पर लगातार स्टेप बाय स्टेप शासकों ने शासन किया। इसको आप याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बात अब ध्यान दीजिए दोस्तों, पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासन काल कैसा रहा? तो शिशुनाग 40 वर्ष तक शासन किए, काकवड़ 26 वर्ष तक, क्षेमधर्मन 36 तक, तो ऐसे बिंबिसार 28 वर्ष तक, अजातशत्रु 27 वर्ष तक। सबसे ज़्यादा याद रखेंगे साथियों शिशुनाग ने 40 वर्षों तक, महानंदिन 43 वर्षों तक, और पद्मनंद के उनके 8 पुत्रों ने लगातार शासन किया। अब उत्तर भारत के राजनैतिक दशा पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसी समय भारत के उत्तर भारत में राजनैतिक दशा का प्रारंभ हो जाता है। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक का शासन काल चला दोस्तों। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में, ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ दोस्तों। कौन सा एक राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बनकर उभरा? तो वो मगध था साथियों। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी। तो गिरिब्रिज भी कहते हैं, गिरिब्रज भी कहते हैं,
राजगिरी भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। ये प्रारंभिक राजधानी मगध की बनती है साथियों। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या या स्वयं इसी कारण अपने पुत्र के द्वारा मारा जाता है, जिसे पितृहंता वंश भी कहा गया है, वे थे दोस्तों अजात शत्रु। हर्यक वंश को आपने पढ़ा। इन्होंने अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन ने कर दी थी। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी आप याद रखेंगे। किसने मगध साम्राज्य में वज्रगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया था? तो वो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वज्रगढ़ संघ को परास्त किया था दोस्तों। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम नाम याद रखे साथियों। महापद्मनंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। नंद राजाओं का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? तो नंद राजाओं का बताने वाला खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख ही नंद शासकों के बारे में बताता है दोस्तों। आगे इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हम लोग जब जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? तो ये कलिंग में दोस्तों एक नहर की खुदवाई नंद राजा ने कराया था। ये खारबेल के हाथी खुम्बा अभिलेख से प्राप्त होता है। चंडप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ध्यान दीजिए, चंडप्रद्योत साथियों अवंती के शासक थे। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम कौन था? अवंतिका। ध्यान दीजिए साथियों, उज्जैन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उदयन वासवदत्ता की दंतक का कहाँ से संबोधित किया गया है? तो उदयन और वासवदत्ता की दंतक कथा का वर्णन दोस्तों ये उज्जैन से ही प्रारंभ हुआ था, वहीं से ये संबंधित है साथियों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसी के लिए भारत को गणतंत्र की जननी कहा जाता है, लोकतंत्र की जननी कहा जाता है साथियों। तो वैशाली में सर्वप्रथम लिच्छवियों ने इसको स्थापित कराया था। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में शुरू हुई थी विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। महाजनपद युग में 16 महाजनपदों में से किन जनपदों का नाम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है साथियों? तो वो मगध था, अश्मक था और कंबोज था। इनके महत्वपूर्ण नाम आपको पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिल जाएंगे। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र स्थित थी दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। 16 महाजनपद युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? डबल स्टार लगाएं साथियों, ये कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरसेन की राजधानी क्या थी या मथुरा किसकी राजधानी थी? याद रखेंगे साथियों, मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। ये कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो लोग इसमें गलती कर देते हैं, तो आप इस बात को जरूर याद रखें दोस्तों। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। इस पर कई बार क्वेश्चन बनते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा अंग की राजधानी थी दोस्तों। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो चेद की राजधानी शुक्तिमती थी, याद रखेंगे। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन था? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन था? अश्मक है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित था साथियों। अश्मक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था? तो मत्स्य महाजनपद दोस्तों राजस्थान में स्थित है। तो ये इसके बारे में भी आप
याद रखेंगे वहीं पर स्थित था दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था साथियों, तो वो अर्धचंद्राकार था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासन काल में हुआ था, तो मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासन काल में हुआ। कौन सा राजा वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, तो वाराणसी को दूसरी राजधानी बनाने वाले शासक शिशुनाग वंश थे। शिशुनाग थे दोस्तों, ये शिशुनाग वंश के पहले शासक माने जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण बात हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो नंद वंश के बाद मगध पर मौर्यों का शासन प्रारंभ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसको आगे हम लोग वीडियो में जब भी पढ़ेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया साथियों, ध्यान दीजिए। जीवक बिंबिसार के शासन काल में रहा करते थे। बिंबिसार के ये व्यक्तिगत वैद्य थे दोस्तों। ये महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत वैद्य भी थे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है तो महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत वैद्य कौन थे, तो उनका नाम जीवक था, याद रखेंगे साथियों। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित था, तो कालपी नगर साथियों यमुना नदी के तट पर स्थित था। वज्र महासंघ कुल कितने महासंघ में विभाजित था, तो वज्र महाजनपद कुल 8 महासंघों में विभाजित था दोस्तों। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन महाजनपद का गणतंत्रवादी राज्य था, तो वह था वज्जी संघ। याद रखेंगे साथियों, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहली बार वज्जी संघ में ही दोस्तों महाजनपद में ही गणतंत्रवादी व्यवस्था प्रारंभ होती है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि गंगा घाटी में कुल कितने महाजनपद स्थित थे, तो गंगा घाटी में 10 महाजनपद स्थित थे। कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी भाग में स्थित था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया है। अस्मक है, याद रखेंगे साथियों, दक्षिण भाग में स्थित होने वाला अस्मक था। माहिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था, तो ये अवंती का था। अवंती में दोस्तों माहिष्मती इस समय स्थित था। माहिष्मती अवंती में। पाटलीग्राम जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया, का प्रारंभ किसने दुर्गीकरण कराया था, तो दुर्गीकरण का कार्य अजातशत्रु ने ही कराया था। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था, तो बिहार को मगध नाम से जाना जाता था। मगध की राजधानी राजगिरी या प्राकृतिक भाषा में क्या नाम है, राजगाह। प्राकृतिक भाषा में राजगृह को राजगीर या राजगृह को राजगाह कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सा एक राज्य ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बनकर उभरा साथियों, तो वो काशी था, जो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य हुआ दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण विविध क्वेश्चन है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। विविध में याद रखें साथियों, किस पुस्तक की रचना डी.डी. कौशाम्बी ने की थी, तो एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री की रचना दो है डी.डी. कौशाम्बी ने की थी। सिक्कों का अध्ययन कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखें दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्मेटिस्ट सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। हिस्टोरिका की रचना किसने की थी, हेरोडोट्स को। इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है साथियों, इन्होंने ही हिस्टोरिका की रचना की थी। भारत के प्राचीनतम सिक्के क्या कहते हैं, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे दोस्तों। सिक्कों का अध्ययन, हिस्टोरिका की रचना, प्राचीनतम सिक्के कौन है, इन पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात हम लोग और भी जानते हैं। प्राचीनतम आहत या पंचमार्क सिक्के किससे बनते थे दोस्तों, तो याद रखिए ये चांदी से बनाए जाते थे प्राचीनतम आहत या पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के के चिन्हों की विशद व्याख्या किसने की, तो रैप्सन नामक व्यक्ति ने इसकी सभी चित्रों को
प्रदर्शित किया। परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहाँ उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के निवासी थे? तो परमार्थ में दोस्तों उज्जैन के रहने वाले थे। उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में वहाँ पर अनुवाद किया था। चलिए दोस्तों आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जान लेते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों पर मिलता है? तो पांचाल पर मिलता है। याद रखेंगे, इसमें महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी कहाँ पर परिवर्तित किया था? इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे साथियों। उन्होंने कौशाम्बी को अपनी दूसरी राजधानी पांडवों ने बनाई थी। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्भहार स्थल से दोस्तों पाटलिपुत्र के प्राप्त अवशेष हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जान लेते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? तो तक्षशिला के बारे में याद रखें दोस्तों, सिंधु और झेलम नदियों के तट पर ये उपस्थित है दोस्तों। राजगृह के राजकीय चिकित्सक जीवक को जिस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम शाल्वती था। शाल्वती गणिका से ये जीवक उत्पन्न पैदा हुए थे दोस्तों। ये बिंबिसार के व्यक्तिगत और महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक भी थे। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? तो मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के समय में हुआ था। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कौशल को ही प्राचीन नाम में अवध को ही प्राचीन नाम में कौशल कहा जाता था। मगध पर शासन करने वाले शासकों का कालक्रम अगर देखेंगे तो बृहद्रथ, बिंबिसार, शिशुनाग और बिंदुसार। ये महत्वपूर्ण, इन पे क्वेश्चन बन गया है तो आप इन पे भी याद रखेंगे। तो ये रहा दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो। इस मगध पर शासन करने वाली सत्ता के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोग मगध पर इसी शासन काल के समय में जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ेंगे। उन पर लगातार क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो लगातार डाली जा रही है दोस्तों, आप इन्हें देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको लगातार इतिहास की मिलते रहेगी और आने वाले आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होगा।